Hello, my dear children, dear viewers, and my dear friends. So, this video is the continuation of the previous video which I made on figure of speeches directly from the question paper of TZT, UPTZT, PZT, LT grade, and KVS and NVS. So, these questions are taken from the different resources. So, and I hope it would be very interesting to learn about the figure of speeches. So, let's start. The first question is related with the substitution of part for the whole. यहाँ पे जो बात कर रहा है कि किसी पार्ट को द होल को डिनोट करने के लिए किसी पार्ट को सब्सटीट्यूट करना. ओके सो इस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? यू नीड टू आइडेंटिफाई अमंग द फोर ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज सिनेक्डकी, नेक्स्ट वन इज इमेजरी, then metaphor, and then symbol, right? So the correct option is synecdoche, right? And the explanation in synecdoche, a part is used to designate the whole or the whole to designate a part. So vice versa, आप किसी होल को कन्वे करने के लिए किसी पार्ट का यूज़ कर सकते हैं या किसी पार्ट के थ्रू किसी होल को कन्वे कर सकते हैं, डेजिग्नेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, like I have bought the new set of wheels. Okay, so new set of wheels means what? New car. Okay, so two set of wheels means four-wheeler. Two and two. Okay, so that is four. So four-wheeler that is a car. So for conveying car, instead of saying car, they are saying just a set of wheels. Okay, so part is denoting for the car, right? So substitute is two set of wheels here, right? So the next question, the murmurous haunt of flies on summer leaves. Okay, so यहाँ पे murmurous haunt की बात हुई. It is a sound of the flies, murmurous sound, right? So जब किसी साउंड की बात हो रही हो किसी सेंटेंस में, साउंड को डायरेक्टली कन्वे किया गया हो, ओके, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? फोर ऑप्शंस हैं आपके पास: सिमिली, मेटाफोर, ओनोमोटोपिया एंड हाइपरबोले. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हाइपरबोले. एंड हाइपरबोले में यही कन्वे करते हैं, resemble the sound it denotes. Sorry. The figure of speech used here is onomatopoeia. When the sound of a word resembles the sound it denotes, the figure of speech is onomatopoeia, right? Next question is, what figure of speech has been used in the following line? is जो line दी हुई है, to err is human, to forgive divine. इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, राइट? तो यू कैन रिलेट इट. एर इज गिवन, एर, देन फॉरगिवनेस इज गिवन. देन एर मीन्स डूइंग मिस्टेक, ओके, एंड फॉरगिवनेस मीन्स माफ़ी देना, गलती करना और गलती को माफ़ करना, राइट? ह्यूमन एंड देन डिवाइन. तो हेयर इज अ टू सेट ऑफ आइडियाज विच इज़ कंट्रास्ट, राइट, ऑपोजिट टू ईच अदर. तो ऐसे इस तरीके के थॉट्स किस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच में यूज हुए? दैट कैन बी antithesis, right? So the correct option is antithesis as given in the option explanation. So among these four, anticlimax, litotes and antithesis, none of the above. Option C is correct. And इसमें antithesis में जो है contrast ideas आपको देखने को मिलता है सेंटेंस में, राइट? सो दिस इज अबाउट एंटीथेसिस. नेक्स्ट इज मार्क द सेंटेंस विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट. तो ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है उसमें क्या होता है? बेसिकली आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं. और ट्रांसफर्ड एपिथेट इज़ एन एबनॉर्मल एक्सचेंज ऑफ टू वर्ड्स, राइट? एबनॉर्मल तरीके से टू सेट ऑफ वर्ड्स, टू वर्ड्स को एक्सचेंज किया जाता है, विच इज़ एविडेंट इन द वर्ड्स, जो कि आपको किस पर्टिकुलर सेंटेंस में
में मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन में, राइट? बिकॉज आई सॉ आई कॉन्कर, आई रन, आई केम, आई सॉ आई कॉन्कर, ये जो है ये हमने कल के वीडियो में प्रीवियस वीडियो में देखा था, एनाफोरा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको ऐसे टू एबनॉर्मल एक्सचेंज ऑफ टू वर्ड्स खोजने हैं जो कि इस तरीके से एविडेंट हों सेंटेंस में, राइट, जो कि दिख रहे हों। लाइक इन द फोर्थ सेंटेंस, द प्लाउमैन homeward plods his weary way. Okay, so plowman plods and weary way, these two set of words are used in that abnormal exchange, right? So इस तरीके से जो ट्रांसफर्ड एपिथेट है वो हमारा फोर्थ सेंटेंस में दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट इज नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। रीचिंग द मून वॉज नो ऑर्डिनरी। ओके, अब मून पे पहुंचने को क्या कहा गया कि इट्स नो ऑर्डिनरी। ओके, तो नो ऑर्डिनरी को कन्वे किया गया है वेरी ग्रेट, अ ग्रेट ग्रेट टास्क, ठीक है। सो नो ऑर्डिनरी कहने का मतलब इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? So instead of saying great, they negate the term. Okay, they have using the negative term for that, but in a positive sense, in a hidden positive sense, extremely positive, right? So options are circumlocution, litotes, euphemism, and apostrophe. Among these four, litotes is the correct answer, right? So hence option B is the right. So the figure of speech in the expression is litotes. By this figure of speech, the speaker emphasizes the magnitude of a statement by denying its opposite. Right? So वहाँ पे उसके ऑपोजिट वर्ड को डिनाई करते हुए उसके मैग्नीट्यूड की, उसकी गंभीरता को, उसकी डेप्थ को बताने की कोशिश करता है राइटर। सो इस तरीके से उसको ब्यूटिफाई करता है। अफर्मेशन, एंड अफर्मेशन इज कन्वेड बाय द निगेशन ऑफ द ऑपोजिट, राइट? सो उसका ऑपोजिट वर्ड का जो नेगेटिव बनता है उसकी हेल्प से ऐसे टर्म्स को यूज़ करके उसकी डेप्थ, उसकी पॉजिटिविटी, हाइट ऑफ पॉजिटिविटी को कन्वे करते हैं, राइट? एक एग्जाम्पल के थ्रू आप और समझेंगे दैट ही वॉज नॉट अनफेमिलियर विद द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। Means if somebody is very familiar with this, so you will definitely say he is not unfamiliar because he is very familiar with that. Okay, so that way. Next is which figure of speech do we see in the following expression? Okay, so the expression is 10,000 saw I at a glance. ओके, सो 10,000 एक बार में देख लेना, इट इज़ एक झलक में देख लेना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो हियर इज एक्सजरेशन, बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को कहा गया है यहाँ पे। ओके, 10,000 सॉ एट अ ग्लैंस, एक झलक में मैंने 10,000 देखे, 10,000 चीज़ों को देखा, राइट? सो यहाँ पे 4 है, ऑक्सीमोरॉन है, हाइपरबोले है, पन है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ठीक है। सो इन 4 में से द राइट ऑप्शन इज हाइपरबोले, राइट? Fine. So let's see. In the given sentence 10,000 saw I at a glance, the figure of speech is hyperbole. Hyperbole is the use of exaggeration as a rhetorical device or the figure of speech, right? So यहाँ पे as they mention कि exaggeration है, थोड़ा सा emphasis डाल करके they used to mention the thing, right? In hyperbole, statement is made emphatic or overstatement. थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है ऐसे सेंटेंसेस में। एंड एक एग्जांपल दिया गया हुआ है, एंड दैट इज़ टेकन फ्रॉम द वेरी famous tragedy of as most of you the people who are lover English literature lovers, they must be aware with that William Shakespeare has written 4 great tragedies, and the longest one is Hamlet, and this line is taken from there. I loved Ophelia 40,000 brothers. तो वहाँ पे जो हैमलेट है, जो दो प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैं, वो कहते हैं ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज लव टूवर्ड्स ओफेलिया, दैट कि मैं ओफेलिया से इतना प्यार करता हूँ जितना कि 40,000 भाई भी नहीं कर सकते हैं। ओके,
सो यहाँ पे वो एग्जैजरेशन दिखाया गया है कि मतलब वन कैन एग्जैजरेट, वन कैन एक्सप्रेस दिस वे. Okay, so this is for today, and I think it is the last slide. So here I'm going to close the video with a beautiful thought. Everything comes to you at the right time. So for that you have to be patient. You could see the cycle of a butterfly, life of a life cycle of a butterfly. Like it starts from the process egg, turn, they are showing from the caterpillar. So caterpillar, then the second stage of is pupa, then another stage is like half butterfly, then it completely get its two wings and then start flying, right? So this way, this is the reality of life. You will, everything is written on its right time. Okay, whatever you are destined, you will get it, and at its right time. Okay, so stay tuned with me, keep watching, keep learning, keep growing, and thank you for all your love and support, and good night.